इधर बताइए, हम लोग एटलस में कहाँ तक पढ़े थे पिछला क्लास में? आसियान। आसियान के बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे कि आसियान अर्थात आसियान का स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता जो है किस देश में है? इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया की राजधानी। आसियान में देशों की संख्या कितना? 10 देश हैं। कितने देश? 10। वो कौन कौन से 10 देश हैं, अब उसका नाम बताइए। तो बताए थे कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड। अब थाईलैंड पड़ोसी नहीं है, लेकिन भारत के पड़ोसी से स्टार्ट करना है, ठीक? म्यांमार से स्टार्ट करना है। तो म्यांमार और थाईलैंड 2 देश याद रखने के लिए बोले थे। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को विभाजित किया गया, 3 भाग में बंटा। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 5 गो हो गया आपका। मलेशिया बाढ़ में बह गया तो 3 भाग में टूट गया। तो मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई 8 गो हो गया। और इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो याद करने के लिए आपको हम बताए थे कि 8 को याद रखिए। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 देश किसका सदस्य है? आसियान का। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये बेचारा टुकुर टुकुर ऊपर एगो ताकता है, इसलिए इसको रखना। हाँ, बाकी इसका कोई काम नहीं। तो देखिए कितना हुआ? 10 देश हो गए। 10 देश हो गए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश आसियान के सदस्य। ये 10 के बारे में हम लोग बारी बारी से अब आगे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले किसको देखते हैं? म्यांमार को। आप लोग अपना अपना एटलस निकालिए। एटलस में आप लोग म्यांमार का नक्शा निकालिए सब लोग। हाँ, सिर्फ और सिर्फ म्यांमार। म्यांमार का नक्शा आप लोग निकालिए सब लोग। म्यांमार का मैप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे लगता है कि बीच कोपरा है। म्यांमार का जब देखिएगा नक्शा तो देखने में लगेगा कि बीच कोपरा है। मिला? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। अब यहाँ पर जब पूछेगा कि बर्मा का राजधानी कहाँ था, तो यहाँ नीचे है। यहाँ पर देखिए, नीचे आइएगा लेफ्ट साइड में, यहाँ पर देखिएगा तो आपको मिलेगा यंगून। यंगून मिला? मिल गया। हाँ, तो म्यांमार की राजधानी कहाँ? यंगून। म्यांमार की राजधानी कहाँ? यंगून। यंगून को हाईलाइट कीजिए, वहाँ पे सब लोग हाईलाइट कीजिए अपना अपना। यंगून को हाईलाइट कर दीजिए। म्यांमार की राजधानी कहाँ? यंगून। अब यंगून जो है म्यांमार की राजधानी है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि यंगून का पुराना नाम क्या था या पहले इसका नाम क्या था, तो क्या कहिएगा? रंगून। क्या नाम था? रंगून। तो यंगून का पुराना नाम रंगून। यंगून का पुराना नाम रंगून। तो पहले जब ये बर्मा था, पुराना म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो बर्मा की राजधानी कहाँ था? रंगून। तो रंगून क्या दूसरा शहर है? नहीं, यंगून को ही अब यंगून बना दिया। अर्थात यंगून का ही पुराना नाम क्या था? रंगून। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, उस समय राजधानी रंगून। अब बर्मा का नया नाम म्यांमार, तो अब नया राजधानी कहाँ? यंगून। लेकिन जगह सब वही है। म्यांमार का क्या जगह बदल गया? बर्मा का नाम बदला है, केवल म्यांमार कर दिया गया। तो रंगून का ही नाम बदल के यंगून कर दिया गया, जगह तो वही है। तो जब भी पूछेगा कि म्यांमार का पुराना नाम, तो बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। और म्यांमार की राजधानी यंगून। म्यांमार की राजधानी यंगून। और बर्मा का राजधानी रंगून। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको पूछेगा कि म्यांमार का वर्तमान राजधानी कहाँ है, नई राजधानी। तो आपको यहाँ यंगून से ठीक ऊपर चलिएगा तो पहले ये राजधानी था, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में अभी इसको राजधानी को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो यहाँ बीच में सेंटर में यहाँ पर देखिएगा तो आपको होगा नैपीटो, मिला। हाँ, नैपीटो अर्थात इसी को बोलते हैं न्यू पाईताओ। क्या बोलते हैं, न्यू पाईताओ। इसको हाईलाइट कर दीजिए सब लोग अपना अपना, नैपीटो, न्यू पाईताओ अर्थात नैपीटो, मिला। म्यांमार की राजधानी कहाँ, नैपीटो। अब एग्जाम में जब पूछेगा आपसे कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो अब यंगून और बर्मा दोनों में से कोई नहीं मारना है। क्यों, क्योंकि ये पुराना था, ये पहले का था। अब वर्तमान में ये म्यांमार की राजधानी कहाँ, नैपीटो। म्यांमार की राजधानी नैपीटो। कहीं कहीं आपको मिलेगा न्यू पाईताओ, म्यांमार की राजधानी न्यू पाईताओ, म्यांमार की राजधानी न्यू पाईताओ या नैपीटो भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब म्यांमार में आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में आइएगा, यहाँ कॉर्नर पर देखिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पर तो आपको मिलेगा सितवे या सिटवी भी मिलेगा। हाँ, इसको बोलते हैं सितवे, सितरावे बोलते हैं इसको, सितरावे, या कहीं कहीं एटलस में लिखेगा आपको सिटवी, सी अदर सिटवी। हाँ, तो कहीं आपको ऑक्सफोर्ड वगैरह के एटलस होगा तो उसमें सितरावे लिखता है, अगर दूसरा कोई प्रकाशन होगा तो उसमें सिटवी लिखा होगा। मिल गया। इसको आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, किसको, सितरावे को। सब लोग हाईलाइट कीजिए सिटवी, सिटवी को या सितरावे को। सितवे हाईलाइट कर दिए। सितवे के बारे में आप समझते हैं कि आखिरकार सितवे क्या है। तो म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे। म्यांमार का क्या नाम है, बंदरगाह का नाम है सितवे। सितवे बंदरगाह किस देश में है, म्यांमार। सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में। तो जब भी एग्जाम में पूछेगा कि सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार। सितवे बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार। याद रहेगा सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह में भारत सरकार ने क्या किया कि एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लागू कर रहा है, जिसका नाम है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहिए, या इसी का एक और नाम है कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने यह एक प्रोजेक्ट लाया। आखिरकार ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो भारत सरकार के जितने भी उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं जो कि म्यांमार से सीमा बनाता है ऐसे, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिएगा तो पश्चिम बंगाल के पास में सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत पतला है, चिकन नेक इसको बोलते हैं, एकदम इतना सा पतला है ये, बस इतना ही पतला है पश्चिम बंगाल के सामने। तो यहाँ पर अगर किसी कारणवश या किसी युद्ध के समय में अगर वहाँ से रास्ता बंद हो जाता है, जब रास्ता बंद हो जाएगा तो वहाँ पर भारत सरकार क्या करेगा, किसी देश के साथ युद्ध छिड़ गया और वहाँ पर रास्ता बंद हो गया, कोई अटैक कर दिया वहाँ पर, तो हमारे पूर्वोत्तर राज्य के संपर्क टूट जाएगा। तो भविष्य के लिए भारत सरकार का यह नीति बहुत अच्छा है कि हम यहाँ से तो आएंगे जाएंगे ही, हमारा ये है तो ये तो पहुँचा ही रहे, लेकिन कुछ विदेशों से रिलेशन जोड़ने के लिए हमारे पूर्वोत्तर राज्य पिछड़े हुए हैं, अर्थात बीमारू स्टेट हैं, पिछड़े हुए हैं। तो उनका विकास करने के लिए एशिया के, साउथ एशिया के देशों से वो जोड़ना चाह रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों को भारत सरकार। तो भारत सरकार ने एक मतलब कि क्या लाया, एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट लाया जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। क्या नाम है, कालादान प्रोजेक्ट। इस कालादान प्रोजेक्ट में क्या है कि भारत सरकार अपने बंदरगाह से, पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से, कहाँ से, पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से या सितवे बंदरगाह तक पानी के जहाज वाले रास्ते से अपना टोटल क्या लाएगा, सामान लाएगा। कोई भी वस्तु हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अगर ले जाना है तो हम चिकन नेक अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो ले ही जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे, चिकन नेक अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तो ले ही जाएंगे, लेकिन ये जल के अगर रास्ते हम ले जाएंगे तो मान के चलिए कि हमको लाना है मुंबई से, तो मुंबई से दिल्ली होते या यूपी बिहार होते तब न पश्चिम बंगाल से गुजर के पूर्वोत्तर राज्यों में हम जाएंगे, तो परिवहन से हमारा दूरी ज़्यादा लग रहा है।
उसमें किराया ज़्यादा लगेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा। अगर मुंबई से हम समुद्र के रास्ते डायरेक्ट पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ले जाना है तो ले जाएंगे पश्चिम बंगाल, या पश्चिम बंगाल से अगर ले जाना है तो डायरेक्ट हल्दिया से लेकर चले जाएंगे कहाँ, सितवे। सितवे बंदरगाह पर ले जा करके और यहाँ से हम सितवे बंदरगाह से आगे ले जाएंगे नदी के रास्ते। ये हमारा था समुद्र के रास्ते, समुद्र या महासागर ही बोल सकते हैं, हिंद महासागर। तो ये हिंद महासागर के रास्ते से सितवे बंदरगाह पर म्यांमार में भारत सरकार यहाँ पर ले जाएगा, सामान ले जाकर यहाँ नदी के रास्ते ले जाएगा और नदी से फिर यहाँ स्थल यहाँ उतार करके स्थल के रास्ते परिवहन से अपना उत्तर पूर्व राज्यों में अपना सामान पहुँचाएगा। तो ये भारत सरकार सितवे बंदरगाह को अपने किराया पर ले करके और विकसित करने का कार्य सोच रहा है, अर्थात इस पर काम अभी बहुत धीरे चल रहा है। तो म्यांमार सरकार से बोला कि सितवे बंदरगाह हमको दे दो, विकसित करेंगे हम इसको और विकसित करके हम अपना प्रोजेक्ट लाएंगे। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम रहेगा, कालादान प्रोजेक्ट या मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस महासागर से भी गुजर रहा है, फिर यहाँ सितवे बंदरगाह पर उतरेगा, यहाँ से फिर नदी से गुजरेगा और फिर यहाँ से परिवहन अर्थात स्थल से भी गुजरेगा, सबसे गुजर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट अर्थात कालादान प्रोजेक्ट। तो कालादान प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, किन दो देशों के बीच में, म्यांमार और भारत। सितवे बंदरगाह किस देश में, म्यांमार, हल्दिया भारत। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल भारत में है, वहाँ से सितवे बंदरगाह पर लाने की ये प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि सितवे प्रोजेक्ट, कहीं कहीं आपको ये तीनों में मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान प्रोजेक्ट अगर ना मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा एग्जाम में सितवे प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे ये मत बोलिए कि सर सितवे प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा है, इसी को बोलते हैं मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कालादान प्रोजेक्ट या सितवे प्रोजेक्ट। तो सितवे प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में मतलब कि बनने वाला है, तो भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। यहाँ सितवे प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। सितवे प्रोजेक्ट में दिक्कत कहाँ आ रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिएगा तो चाइना एक देश है, क्या है, चाइना एक देश है जो कि बहुत ज़्यादा हरामी है। ये हरामी क्या करता है कि म्यांमार और भारत ये दोनों के बीच में जहाँ बॉर्डर लगता है ना, सीमा, ये सीमा पर देखिएगा तो इस पर्वत है, ऊपर भी पर्वत है ये सब और नीचे भी पर्वत है। तो ऊपर वाले पर्वतमाला को कहते हैं पटकाई भूमि, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। देखिए ऊपर मिला एटलस में, म्यांमार में ऊपर लेफ्ट साइड में मिला पटकाई बूम अर्थात पश्चिम उत्तर में देखिएगा, म्यांमार के उत्तर पश्चिम में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। प्राकृतिक में देखिएगा नेचुरल एटलस में पटकाई बूम की पहाड़ियाँ ऊपर मिल गया, पटकाई बूम मिल गया, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ ऊपर। ठीक पटकाई बूम की पहाड़ियाँ के एकदम नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा आराकाम योमा पर्वतमाला। क्या मिलेगा, ये नीचे वाला ये मिलेगा आपका आराकाम योमा पर्वतमाला, आराकाम योमा पर्वतमाला, आराकाम योमा पर्वतमाला मिल गया। ठीक उसके नीचे राइट लेफ्ट साइड में ही आराकाम योमा पर्वतमाला मिला, आराकाम योमा पर्वत नहीं मिला, ये क्या है, आराकाम योमा पर्वतमाला वही ना है, उसको हाईलाइट कीजिए सब लोग। नहीं मिला, जहाँ म्यांमार है, म्यांमार के लेफ्ट साइड में भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर देखेंगे तो कौन सा पर्वतमाला, आराकाम योमा पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला, आराकाम योमा पर्वतमाला। और ऊपर की तरफ पटकाई बूम, ऊपर की तरफ पटकाई बूम। तो भारत और म्यांमार के बीच में दो पर्वतमाला सीमा बनाती है, कौन कौन, पटकाई बूम और आराकाम पर्वत, पटकाई बूम और आराकाम पर्वत, पटकाई बूम और आराकाम पर्वत। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि पटकाई बूम पर्वतमाला किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और म्यांमार। अब पूछेगा आराकाम योमा पर्वत किन दो देशों के बीच में है, भारत और म्यांमार। आराकाम, आराकाम किसके बीच में, भारत म्यांमार। पटकाई किसके बीच में, भारत और म्यांमार। तो पटकाई बूम और आराकाम योमा ये दोनों मिलकर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। यह एक पर्वतमाला है। इसका फ़ायदा उठाता है चाइना। क्या फ़ायदा उठाता है, तो इसका आराकाम आर्मी है, आराकाम आर्मी, जिसको मतलब कि म्यांमार रखा हुआ है। और इसका मतलब कि आर्मी क्या है, वो उसका टेररिस्ट है। आराकाम नाम का एक आर्मी है, टेररिस्ट है, जो क्या करता है, यहाँ पर इस पर्वतमाला पर तैनात रहता है। और इसका फंडिंग कौन करता है, चाइना।
जब फंडिंग करता है इसका चाइना कि तुम यहाँ पर तैनात रहो एकदम, और चाइना इसको फंडिंग करता है। ये क्या करता है सर आराकाम वाला, ये हमारे सितवे प्रोजेक्ट को ये सफल होने में बाधा डाल रहा है। कौन? आराकाम आर्मी। कौन सा? आराकाम आर्मी। तो आराकाम पर्वत पर वो सब रहता है, इसलिए उसका नाम पड़ा आराकाम आर्मी। तो ये हमारे सितवे प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहा है, सब रुकावट अभी डाल रहा है। किसके इशारे पर? चाइना के इशारे पर। तो चाइना इसका फंडिंग करता है, क्या करता है? मोटा माल फंडिंग करता है, इसको पैसा देता है, उसको पहुंचाता है, मतलब कि छुपा करके, लीगली रूप से तो नहीं कर सकता। अभी भारत सरकार अगर चाहे कि आराकाम आर्मी ज़्यादा अत्याचार करेगा, भारत सरकार तुरंत लगा के एयर स्ट्राइक किया, बस सर्जिकल कर धुआं कर देगा, तुरंत आएगा चाइना बचाने। हिम्मत नहीं होगा उसको एक बार चाइना को बोलने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से छुप करके यहाँ पर डोनेट करता है और फंडिंग करता है, प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर लीगली रूप से नहीं यहाँ कर सकता है। मान के चलिए कि आप लोग दोनों आदमी को झगड़ा कर लिए, दो आदमी मान के चलिए कोई झगड़ा कर लिए, तो झगड़ा कर लिए तो आप लोग दोनों आदमी झगड़ रहे हैं और हम उसमें से एक आदमी को सहयोग कर रहे हैं, तो सामने सहयोग न करके अगर मतलब कि पीठ पीछे सहयोग करेंगे तो सामने जब झगड़िएगा तो उस समय तो नहीं ना आएंगे, हम बचाएंगे। उस समय वो पिटा जाएगा, थुरा जाएगा, वो अलग बात है। उसको पीठ पीछे सहयोग कर सकते हो, वही बात है। चाइना पीठ पीछे आराकाम आर्मी को सहयोग करता है, फंडिंग करता है। अगर भारत सरकार इसको तुरंत धुआं करने लगे तो वो बचाने नहीं आएगा उस समय। ठीक, तो याद रखिएगा कि आराकाम योमा पर्वतमाला किन दो देशों के बीच में? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार। पटकाई बूम पर्वतमाला किन दो देशों के बीच में? भारत और म्यांमार। आराकाम आर्मी कहाँ पर रहती है? आराकाम पर्वतमाला पर। आराकाम आर्मी कहाँ रहती है? आराकाम पर्वतमाला पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए। जब आगे बढ़िएगा तो इसको हम थोड़ा सा और क्लीन बनाते हैं, फ्रेश बनाते हैं। और सितवे प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? म्यांमार की राजधानी नई पाइटाओ या नेपिटो, न्यू पाइटाओ या नेपिटो। और म्यांमार के पूर्व राजधानी रंगून। पूर्व राजधानी रंगून, जिसका नया नाम क्या हो गया? यंगून। रंगून का नया नाम यंगून। पहले रंगून था, रंगून पर एक गाना भी आया था, सुने थे आप लोग? बहुत पुराना गाना था। हाँ, बहादुर शाह जफर जो थे, मतलब कि दिल्ली के जो शासक थे, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। याद तो बहादुर शाह जफर कहिए, क्या बोलेंगे? बहादुर शाह जफर। अगर आप ये जफर नहीं बोलना चाहते हैं तो इन्हीं के नामों में आपको लगाना पड़ेगा बहादुर शाह द्वितीय। या तो द्वितीय लगाइए, नहीं तो जफर लगाइए। कोनो दो में से एगो लगाइए तब हो जाकर होंगे। अगर बहादुर शाह जफर कर दिए तो हो गया, जफर ना लगाएं तो द्वितीय लगाना पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय दोनों वही व्यक्ति थे जिनको ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि दिल्ली के गद्दी पर, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। तो 1857 के क्रांति में दिल्ली से कौन नेतृत्व किए थे? बहादुर शाह जफर। इनको अंग्रेजों ने कैद करके कहाँ भेज दिया था? वही रंगून भेज दिया था। कौन सा रंगून? वही म्यांमार वाला रंगून। ठीक, म्यांमार वाला रंगून, म्यांमार। इसके नीचे यहाँ पर देखिएगा तो आपका रंगून है। क्या है? रंगून। रंगून का नया नाम क्या हो गया? यंगून। इस पर बहुत पुराना एक गाना भी आया था, मोरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए हैं टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। तो हिंदी गाना था रंगून पर। पहले रंगून लोग जाते थे, मतलब कि ये पर्यटन स्थल भी था, ऐसा ही क्या बोलते हैं, घूमने वगैरह जाते थे, अच्छा शहर था। तो उसका नया नाम रंगून का क्या हो गया? यंगून। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? बहादुर शाह जफर का मकबरा। जब भी कहेगा बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है तो रंगून। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून। ये बहादुर शाह जफर को जब निर्वासित करके कैद करके भेज दिया गया, रंगून अंग्रेजों ने भेज दिया, तो बेचारे रंगून में जाकर वहीं पर क्या हो गया, ये डेट कर गया। उसके बाद इनका मकबरा यहीं पर बना दिया गया। तो जब भी पूछेगा कि बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून। अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि ज्योग्राफी, इसमें हिस्ट्री पढ़ाएं कि हिस्ट्री क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी का? हिस्ट्री का।
तो आपको एटलस पढ़ने से ये फ़ायदा है कि आप नक्शा तो पढ़ेंगे ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ेंगे, उसके साथ आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आपका ये राजधानी करेंट फरेंट ये सब जो भी आएगा आपको साथ साथ बताते चलेंगे। तो एटलस पढ़ने से 3-4 सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये फ़ायदा है एटलस पढ़ने से। तो हिस्ट्री से जोड़ कर जो भी क्वेश्चन आता है वो बताते चलेंगे, याद करते चलिएगा। बहादुर शाह जफर मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को किसने म्यांमार में निर्वासित किया था? रंगून में अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। कब? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक, अब म्यांमार की वर्तमान राजधानी कहाँ स्थित है? नैपिटो या न्यू पैताव? नैपिटो या न्यू पैताव? क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? न्यू पैताव। कहीं कहीं आपको न्यू पैताव मिलेगा। तो नैपिटो या न्यू पैताव, इसका भारत के साथ कौन सा पर्वतमाला लगता है? आराकाम योमा पर्वतमाला। नीचे की तरफ आराकाम योमा पर्वतमाला और ऊपर वाले भाग में कौन सा पर्वतमाला? पटकाई बोम की पहाड़ियाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सितवे बंदरगाह कहाँ स्थित है? यहाँ नीचे लेफ्ट में। हाँ, यहाँ रंगून के ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ नीचे। ये सब क्या है? ये समुद्र है। कौन सा समुद्र? हिंद महासागर। तो यहाँ पर सितवे बंदरगाह है। कौन है? सितरवे बंदरगाह, सितरवे। तो सितरवे प्रोजेक्ट बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें म्यांमार में देखिएगा तो म्यांमार की 2 प्रमुख नदियाँ हैं। म्यांमार की कितनी प्रमुख नदियाँ? 2 प्रमुख नदियाँ। यहाँ देखिए, ऊपर से यहाँ से ऐसे गुजरती हुई आएगी, जिस नदी का नाम है, क्या नाम है? इरावदी नदी। इरावदी नदी। क्या नाम है? इरावदी नदी। इरावदी नदी किस देश में? म्यांमार है। इरावदी मिलान, इरावदी नदी खोजिए सब लोग, कहाँ है? हाईलाइट कीजिए उसको। इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार। इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार। इरावदी नदी किस देश में बहती है? म्यांमार। तो इरावदी नदी म्यांमार में। दूसरी नदी जब देखिएगा तो म्यांमार के इस वाले भाग से ऐसे गुजरता है, तो इसको बोलते हैं कि साल्वी नदी। क्या बोलते हैं? साल्वी नदी। मिला राइट साइड में, राइट साइड में मिला साल्वी नदी। अर्थात पूरब साइड में म्यांमार के साल्वी नदी और पश्चिम साइड में इरावदी नदी। मिल गया? दोनों को हाईलाइट कर दिए। इरावदी नदी और साल्वी नदी, ये दोनों नदियाँ किस देश में बहती है? म्यांमार में। इरावदी नदी और साल्वी नदी या दोनों किस देश में बहती है? म्यांमार में। लेकिन म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? इरावदी नदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इरावदी नदी। जब भी पूछेगा कि म्यांमार का सबसे लंबी नदी, तो क्या मारिएगा? इरावदी। इरावदी। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी, जिसकी लंबाई कितना है? 1270 किलोमीटर। इरावदी नदी की लंबाई कितना? 1270 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इरावदी नदी और साल्वी नदी, इरावदी नदी और साल्वी नदी, दोनों नदियों के बीच में ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं शान की पठार। क्या बोलते हैं? शान की पठार। मिला? शान की पठार। हाँ, दोनों नदियों के बीच में क्या मिला? शान की पठार। ये शान की जो पठार है, ये उपज के हिसाब से अगर देखा जाए, उपज अर्थात उत्पादन के हिसाब से, तो पठार ही है, मगर बहुत ज़्यादा ये उत्पादन करता है। म्यांमार के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ये शान की पठार बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। कैसा भूमि है? उपजाऊ भूमि। शान की पठार किस देश में? म्यांमार। शान की पठार म्यांमार। तो शान की पठार याद रखिए म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी नेपिटो। नेपिटो। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। बर्मा। बर्मा की राजधानी कहाँ था? रंगून। रंगून का नया नाम यांगून। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ? रंगून। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। तो ये सब क्वेश्चन याद रहेगा। भारत के साथ और म्यांमार के बीच में कौन कौन पर्वतमाला? आराकाम योमा पर्वतमाला और दूसरा पटकाई बोम। एक और है जो कि उसको बोलते हैं सारा, अरे क्या बोलते हैं उसको? सारामती। क्या बोलते हैं? सारामती। तो सारामती पर्वतमाला भी म्यांमार और ये क्या बोलते हैं भारत के बीच में है। तो सारामती उतना प्रमुख नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा क्वेश्चन कि 3 पर्वतमाला है। पहला
आराकाम। दूसरा पटकाई बूम। पटकाई बूम। पटकाई बूम। और तीसरा सारामती। तो ये 3 पर्वतमाला भारत और म्यांमार के बीच में है। कौन कौन? आराकाम। आराकाम योमा, क्या पूरा नाम है उसका? आराकाम योमा पर्वतमाला। दूसरा पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। तीसरा सारामती। तो ये 3 पहाड़ियाँ किसके किसके बीच? भारत और म्यांमार। और किस देश में है ये? तो म्यांमार में। तीनों पहाड़ी किस देश में है? म्यांमार में। तो जब भी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला ये म्यांमार और भारत के बीच में नहीं है या म्यांमार में नहीं है, तो आपको छांटना पड़ेगा। तो कैसे छांटिएगा? देखिए क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर, बनाइए। ये 4 गो ऑप्शन दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत म्यांमार में नहीं है? तो ये आराकाम, पटकाई बूम, सारामती, सतपुरा। कौन छांटिएगा? सतपुरा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चलिए, म्यांमार के बारे में जो कुछ भी हमने अभी बताएं ये प्रमुख चीज़ें था, याद रखिएगा। म्यांमार की राजधानी पूछे कहाँ बोलिएगा? नैपिटो। वर्तमान राजधानी नैपिटो। पुरानी राजधानी रंगून। उसका नया नाम यंगून। ये जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या है? बर्मा। पुराना नाम बर्मा। अब बर्मा का राजधानी था रंगून। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेतुए प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। हाँ, याद रखिए ये सब। अब आगे चलें। चलिए, यहाँ पर देखिएगा तो नीचे की तरफ, यहाँ पर म्यांमार से नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऐसे एक द्वीप जिसका नाम है, छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजनीतिक में देखे सर। अंडमान, हाँ पॉलिटिक में देखिए, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिला? हाईलाइट नहीं करना है, भारत का है, हाईलाइट नहीं करने का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल गया। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ऊपर देखिएगा तो एक और छोटा सा द्वीप है टोपी के जैसा, इसके सर पे रखा होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे एक द्वीप मिला, ये इसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप। कोको द्वीप मिल गया? हाईलाइट कीजिए इसको, कोको द्वीप को हाईलाइट कीजिए। हाँ, कोको द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर सटे हुए कोको द्वीप मिलेगा, इसको हाईलाइट कर दिए हैं। कोको द्वीप, कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है ये पहले भारत का था। पहले किसका था? भारत का था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इस कोको द्वीप को, ये म्यांमार बोला कि एक काम कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोच दूरदर्शी था, इंटरनेशनल रिलेशन में सबको थोड़ा सा ज़्यादा सम्मान करते थे। ये म्यांमार बोला एक काम कीजिए ना, हमको ये कोको द्वीप दे दीजिए गिफ्ट में, कोको द्वीप हमको दे दीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि इस कोको द्वीप को गिफ्ट के रूप में किसको दे दिया? म्यांमार को दे दिया। तो म्यांमार को दे दिया। यहाँ तक तो उन्होंने गलती नहीं की, चलो भाई ये हमारा एक द्वीप है जिसको हम तुमको गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तुम इस पर क्या करो, अपना पर्यटन स्थल या तुम इसको विकसित करो, घूमने जाओ, बीच में है तो अपना अच्छा से, ये समुद्र के बीच में है, पर्यटन स्थल है, काफ़ी मज़ा लो, घूमो फिरो, इसको बनाओ, अच्छा से विकसित करो। तो ये क्या किए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको दे दिए। तो कौन ऐसा द्वीप है जिसको म्यांमार को गिफ्ट में मिला है? कोको द्वीप। किसने दिया है? भारत। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को एक द्वीप गिफ्ट में दे दिया जिसका नाम क्या है? कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है अभी वर्तमान में? म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का है। और किसने इसको गिफ्ट में दिया है? भारत ने दिया। तो मूल रूप से किसका अधिकार होना चाहिए इस पर? भारत का। क्यों? क्योंकि हमारा है, हमने तुमको गिफ्ट दिया है। किसका है? भारत का इस पर अधिकार होना चाहिए। चलिए, तो ये कोको द्वीप के म्यांमार यहाँ पर क्या किया कि इसको गिफ्ट में दिया गया कि तुम अपना ये अपने पास रखो, बेग से मांग लिया गिफ्ट में, और मांग कर क्या किया कि इसके ऊपर एक देश है हरामजादा।
हरामजादे इसका नाम है चाइना। ये चाइना को ला करके ऐसे घुमा करके यहाँ बैठा दिया और बैठा कर बोला कि तुम अपना रडार यहाँ पर लगा दो, और चाइना या अपना इस पर रडार लगा दिया। अब जैसे वहाँ पर रडार लगा दिया तो इस रडार से क्या होता है कि रडार से इधर टुकुर टुकुर देखता है तो हमारे श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, और इधर टुकुर टुकुर देखता है तो तमिलनाडु में APJ अब्दुल कलाम रॉकेट प्रशिक्षण संस्था, क्या बोलते हैं, परमाणु प्रशिक्षण संस्था जो है, ये दोनों के तरफ यहाँ से चाइना टुकुर 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 ताकते रहता है, रडार की मदद से देखते रहा, अरे भारत क्या कर रहा है, इसरो में क्या कर रहा है, APJ अब्दुल कलाम में क्या कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या करता है चाइना, हाँ, रडार के माध्यम से सब अपना डाटा वहाँ से लीक कर देता है, कहाँ पर, चाइना में। तो ये चाइना को ला करके म्यांमार यहाँ बैठा दिया। ये हरामजादे को, चुट्टा को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत था? हमने तो तुमको गिफ्ट में दिया था, तुमने हमारे गिफ्ट का हिफाजत नहीं किया, हम तुमको प्रेम से गिफ्ट दिए, तुम हमारे दुश्मन को ले आकर वहीं पर बैठा दे रहे हो, तो हम तुमको क्या करनी। तो भारत सरकार को एक बार चाहिए कि यहाँ पर जो ये पर्वतमाला है, आराकाम योमा पर्वतमाला, और ऊपर क्या है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भारत सरकार को चाहिए कि एक बार इससे निपट लेने के लिए घूम घूम के सर्जिकल स्ट्राइक करे कि दिमाग सोच हो जाए। और ना तो दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय क्या है, 2 गो बम। पहला बम, ये नीचे हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ तो कोई बोल नहीं सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लेफ्ट साइड में 1 गो बम और राइट साइड में 1 गो बम, इधर 1 गो बम, इधर 1 गो बम। हमारा इतना भाग डूब जाएगा पानी में तबाही से, इसका पूरा डूब जाएगा कोको द्वीप। जाओ साला, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। नहीं मानेगा इसे तो क्या करेंगे, बम ही नहीं मारेंगे। ये हम तुमको गिफ्ट में दे रहे हैं, तुम हमारे दुश्मन को ला के यहाँ पे बैठा रहा है, कैसा लगेगा आप बताइए। हम आपको मान के चलिए कि हिफाजत कर रहे हैं, हम आपको हिफाजत, हम आपको कुछ मदद कर रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं आपको, और आप क्या कीजिए कि हमारे दुश्मन के साथ आप जा करके हमको दिखा करके आप उसको कुछ मदद कीजिए। तो हम तो देखेंगे तुम्हारा मदद बंद कर देंगे, भाई चुट्टा ही तो जाता है हमारे दुश्मन के साथ मिल के है, बंद करो, उसको कुछ नहीं देना। तो ये क्या करता है, हम इसको गिफ्ट में दे दिए, और ये किसको दे दिए, चाइना की। तो भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अभी वर्तमान में मोदी जी हैं, इनका पॉलिसी विदेश नीति काफ़ी अच्छा है। तो भारत सरकार का जो थिंक टैंक है, क्या है, थिंक टैंक, जो सुरक्षा क्या बोलते हैं, सलाह देता है, थिंक टैंक को चाहिए कि इस कोको द्वीप को हमारा था और हमारा वापस लाया जाए। ये म्यांमार अपने पास नहीं रखा, ये चाइना को दे दिया है, और चाइना को यहाँ से भगा दिया जाए। और म्यांमार से बोले कि चाइना को भगाओ, नहीं तो मार देंगे, बम खत्म हो जाएगा। अब बम मारेंगे तो अपने क्षेत्र में मारेंगे, तुमको हम नहीं मारेंगे, अपने क्षेत्र में मारेंगे, तबाही आएगा, तो हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए तुम चाइना को जल्दी से जल्दी हटाओ, यहाँ से हमारी सुरक्षा ये सब लीक कर रहा है। यहाँ से टुकुर टुकुर चाइना रडार से ताकता है, कहाँ पर, इसरो पर पकड़ लेता है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहाँ से ऐसे ताकता है, APJ अब्दुल कलाम तमिलनाडु में है, वहाँ पकड़ लेता है। तो हम अपने घर में क्या क्या कर रहे हैं, ये सब दुश्मन पकड़ ले रहा है, पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो इस प्रकार के दुश्मन को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाना चाहिए। हाँ, भारत सरकार को बम ना बिगे, भारत सरकार को म्यांमार से बोलना चाहिए कि म्यांमार जल्दी यहाँ से चाइना को हटाओ यहाँ से, ठीक। और नहीं हटाएगा तो ये हमारा है, हम तुमको गिफ्ट में दिए हैं, हम तुमको ना दिए हैं भाई, तुम हमको देखो, कोको द्वीप से कोई मतलब नहीं है, हम इसको हड़पना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमको गिफ्ट में दिया, तुम हमारे दुश्मन को यहाँ पर लाकर बैठा दिया, ये कहाँ तक सही है, नाजायज़ है, गलत है। तो यहाँ से तुम या तो चाइना को भगा दो और तुम अपना यहाँ पर अधिकार जमा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम तुमको पैसा देते हैं, इस कोको द्वीप को तुम्हारे पास, हम इसको पर्यटन स्थल बना देंगे, कोई होटल बना देंगे, कोई अच्छा महल बना देंगे, इसको हम विकसित कर देंगे, और तुम अपने अधिकार में रखो ना। क्या ज़रूरत है चाइना को देने के लिए? चाइना से हमारे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा है, यहाँ से डाटा हमारा लीक हो रहा है सब। तो इस कोको द्वीप को जितना जल्दी हो सके भारत सरकार को वापस लाना चाहिए, और वापस जिस दिन आ जाएगा उस दिन समझिए कि ये भारत सरकार की नीति, विदेश नीति अच्छी है, वैसे भी अच्छी है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से हम लोग नहीं मान सकते हैं जब तक हमारा कोको द्वीप वापस नहीं आएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। कोको द्वीप किसका है? भारत का है, भारत का। गिफ्ट में दे दिया किसको? म्यांमार को। म्यांमार ने किसको वहाँ पर ला दिया?
हाँ, चाइना चोट्टा को ला कर वहाँ बैठा दिया। चाइना यहाँ से राडार के माध्यम से टुकुर टुकुर ताकते रहता है। किसके पास? भारत के पास। भारत क्या बना? परमाणु बम नहीं ना बना रहा है? देख लेता है ना, नहीं बना रहा है। भारत क्या कर रहा है? अरे श्रीहरिकोटा चंद्रयान 2 लॉन्च कर रहा है। अच्छा, लॉन्च करने दो। चाइना आज भी भारत से डरता है। हाँ, चाइना आज भी भारत से डरता है यार, डर के यहाँ देखते रहता है। हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं न रच रहा है, हमसे लड़ने वाला कोई युद्ध नहीं। अरे ससुरा, हमारे घर में क्या हो रहा है तुमको उससे क्या मतलब है? तुम अपना देखो ना। यहाँ से भगाओ जल्दी चाइना को, म्यांमार को कहोगे यहाँ से जल्दी हटाने के लिए, है ना? ये हटाएगा तो बस वही। यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 2 गो बम मारेंगे हम लोग, एगो यहाँ अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एगो यहाँ पर। हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, पूरा डुबा देंगे। हमारा थोड़ा सा जाएगा और तुम्हारा पूरा चला जाएगा। हमारा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बची रहेगी। हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ करना गलत बात है। पहले देश, उसके बाद कोई दल, और तब उसके बाद कोई कार्यकर्ता। कोई भी दल हो उससे मतलब नहीं है, पहले हमारा देश रहना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा दल रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो म्यांमार के लिए आज इतना ही, बाकी अगले दिन। 37